हेलो दोस्तों, आइए आपका दिशा एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति निर्देशक तत्व। इसको इंग्लिश में कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। यह भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है। इसे सामान्य नागरिक संहिता भी कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ इस नाम से। यह आयरलैंड से भारत ने अडॉप्ट किया है और यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान में आयरलैंड कहाँ से लिया गया है। भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। कोई पीसीएस में 7, 9, 13 और 11 में पूछा गया क्वेश्चन है। और प्रश्न ये आता है कि आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, तो यह आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। और अंबेडकर साहब ने इसके बारे में एक अनोखी बात कही है कि यह संविधान की अनोखी विशेषता है और इसका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अर्थात सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद इसके बारे में केटी शाह क्या कहते हैं कि केटी शाह, इनका पूरा नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। यह एक ऐसा चेक है जो बैंक अपने सुविधा अनुसार इस चेक को विड्रॉ करती है। इसका सीधा इनका कहने का उस समय जब संविधान बन रहा था तब इन्होंने ये बात कही थी, लेकिन आज के शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा चेक जो चुनाव के समय मतदाताओं को लुभा सके या उनके पक्ष में वोट दिला सके, उसी को हम जो कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। और उसके बाद इस अनुच्छेद के उपबंधों को लागू करने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। फिर भी राज्य का कर्तव्य है कि मूलभूत कर्तव्यों को आपको दे, अर्थात ऐसी मूलभूत कर्तव्य ज्यादातर चुनाव के समय में एजेंडों में लागू होता है, जैसे कि दीदी बहना योजना, जनधन योजना हो गया। मध्य प्रदेश की लखपति या अखिलेश यादव जी आते हैं तो छात्रों को बेरोजगारी भत्ता बांटते हैं। इस तरीके के मुद्दों ज्यादातर चुनाव के समय ही होते हैं। अर्थात नीति निर्देशक तत्व को अगर हम कहें तो कोई गलत नहीं होगा कि यह चुनावी एजेंडा बन चुका है। राज्य से अभिप्राय क्या है? राज्य से अभिप्राय है केंद्र सरकार, संसद और राज्य सरकार के विधानमंडल तथा भारत या राज्य सरकार सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकार से है। मतलब राज्य, केंद्र और राज्य सरकार को मिलाकर इसके बना है। सरकार अपने समर्थन के अनुसार देगी। सरकार अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई सुविधा देगी। अगर उसके पास बजट है तो वह सरकार देगी, अन्यथा नहीं देगी। जिस तरीके से पेंशन, अन्य बेरोजगारी भत्ते चलते रहते हैं। और यह परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात यह न्यायालय में नहीं जाता है और जो मौलिक अधिकार है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है और यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। तो आइए हम देखते हैं कुछ बिंदुओं को। तो नीति निर्देशक तत्व का मूल अधिकार है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। इसी को हम कहते हैं डीपीएसपी। भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 है। यह स्पेन से आयरलैंड ने लिया, आयरलैंड से भारत ने लिया। ये पीसीएस 2013, 7 और 9 में पूछा गया क्वेश्चन है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। यह 13, 17 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोकतंत्र में 2 प्रकार की है, एक सामाजिक और आर्थिक छूट है और न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 चीज आते हैं। लोकतंत्र में 2 है, स्वतंत्रता जो 2007 में पूछी गई है, और न्याय के तहत 3 है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। या 17 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। केटी शाह ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक कहा जो बैंक सुविधा अनुसार भुगतान कर सकती है, चुनावी मुद्दा बन सकता है। न्यायालय नहीं जा सकते हैं, फिर भी राज्य का मूलभूत कर्तव्य है कि यह आपको मूलभूत सुविधाएं दे। अंबेडकर साहब ने इसे अनोखी विशेषता कहा है। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 36 देखते हैं, तो इसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है अनुच्छेद 12 और अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 के तहत। इसका अर्थ है कि कंपनी अर्थात संस्थान जो भी अपने
कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ता देने में सक्षम है, ऐसे संस्थानों को लिया गया है। और 37 में कहा गया है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, राज्य की इच्छा पर ही यह निर्भर करता है, अर्थात इसमें राज्य का पूरा अधिकार होता है। अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याण की अभिव्यक्ति सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की बात करता है, जैसे कि कम पैसे में सब्सिडी पे राशन उपलब्ध करा देना, सब्सिडी पे गैस उपलब्ध करा देना, या सब्सिडी पे शिक्षा उपलब्ध कराना, या दैनिक अन्य समस्याएं उनको विशेष छूट पर उपलब्ध करा देना। इसमें लोकतंत्र की स्वतंत्रता में सामाजिक और आर्थिक है, और न्याय की स्वतंत्रता में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक है। इसमें जो है पूछा गया क्वेश्चन है कि पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2005 में, और 10/11 में पूछा गया था कि स्वतंत्रता, लोकतंत्र की स्वतंत्रता क्या है, तो सामाजिक एवं आर्थिक है। न्याय की स्वतंत्रता क्या है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। ये IAS 2003 और यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। अनुच्छेद 39 देखते हैं, तो 39 अर्थात इसमें सामाजिक कल्याण की बात कही गई है। इसमें नीति निर्देशक के असली तत्व विद्यमान है। तो पहला है कि एक है इसमें सामाजिक कल्याण की बात में, राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करे, मतलब उसमें भेदभाव ना करे। जैसे नरेगा में होता है, स्त्री पुरुष को बराबर काम दिया जाता है और बराबर वेतन दिया जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि भौतिक साधनों के स्वामित्व की ऐसी व्यवस्था करे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। और तीसरा पॉइंट कहता है कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित उसमें प्रभावित हो। जैसे कुछ लोगों को अधिक मौका दे दिया जाए और कुछ को रोक दिया जाए, धन संपत्ति में उनको कमाने का ज्यादा अवसर दे दिया जाए। तीसरा पॉइंट है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे कहीं भी सरकारी काम या अन्य काम हो रहा है, स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। उसके बाद आता है राज्य, चौथा पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट, राज्य श्रमिकों एवं पुरुष स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति एवं बालकों की सुकुमार किशोरा अवस्था की अच्छी देखरेख करे, जिससे कि उनका जन कल्याण हो सके। और छठवां पॉइंट है कि राज्य द्वारा बच्चे के स्वास्थ्य के रूप में विकास के लिए अवसर एवं सुविधा प्रदान करे और उन्हें स्वतंत्र एवं समाज की समान स्थिति प्राप्त करे, और बच्चे एवं युवाओं के शोषण एवं भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा करे। जैसे हम देखते हैं कि 39 है कि सामाजिक कल्याण की बात कही गई है। इसमें स्त्री और पुरुष के लिए समान जीविका के साथ समान साधन उपलब्ध कराए जाए। और दूसरा है कि भौतिक साधनों के स्वामित्व की ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। तीसरा पॉइंट है संपत्ति एवं उत्पादन का ऐसा केंद्रीकरण कि सार्वजनिक हितों को कोई नुकसान ना पहुंचे। और उसके बाद चौथा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। पांचवा है कि राज्य के श्रमिक स्त्री या पुरुष या बच्चे स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था की जाए। राज्य बच्चों के लिए स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर प्रदान करे, सुविधा प्रदान करे, और बच्चों एवं युवाओं के लिए भौतिक साधन भी उपलब्ध कराए, जिससे उनके अच्छा सा विकास हो सके। अनुच्छेद 40 है पंचायत के संबंध में उपबंध। तो यह 243 अनुच्छेद के तहत आता है। तो इसके समर्थक गांधी जी थे और इसके विरोधक अंबेडकर साहब थे, डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। तो यह 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर जिले में लगाया गया था। यह अंबेडकर के यह गांधी जी के जयंती पर ही लागू किया गया था। इसकी शिल्पी B.R. मेहता को इसकी शिल्पी तैयार की थी B.R. मेहता ने। और अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य सरकार अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगी कि सभी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सकते हैं।
और इसके अलावा भी बेगारी, बुढ़ापा और बीमार असमर्थ लोगों की भी सहायता करेगा। जैसे बीमार लोग हैं तो उनके लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा, जैसे हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल हैं। और बुढ़ापे लोग के लिए भी कुछ पेंशन की व्यवस्था करेगा, और जो इस तरीके से असहाय लोग हैं उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 42 आता है कि राज्य ऐसा प्रयत्न करेगी कि किसी व्यक्ति को अपनी अनुकूल अवस्था में ही रोजगार पाने का अधिकार। और प्रसूत सहायता का उपबंध। प्रसूत सहायता का उपबंध, प्रसूत मतलब क्या होता है कि जैसे कोई महिला गर्भवती है या किसी कंपनी या अन्य जगहों पर काम करती है तो उसको 45 दिन छुट्टी और सरकारी जगहों पर 6 महीने की छुट्टी का प्रावधान है। उस समय उसको पूरा वेतन मिलेगा उस महिला को। यह सहायता 3 बच्चों तक ही उपलब्ध है। और उसके बाद जो है हम देखते हैं जैसे 40 क्या है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। इसके समर्थक गांधी जी थे। यह 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में लागू किया था। इसके विरोधी अम्बेडकर साहब थे। इसकी सेल्फी BR मेहता। यह 2001, 18, 17 और 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। और 41 राज्य सरकार अपने आर्थिक साधनों के साथ और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, अर्थात सार्वजनिक सहायता पा सके, जैसे बुढ़ापा पेंशन, स्वास्थ्य सहायता आदि है। उसके बाद 42वां कहता है कि राज्य ऐसे व्यवस्था करेगी कि व्यक्ति को अपने अनुकूल अवस्था में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूत सहायता उपलब्ध कराया जाए। यह 2008 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो अनुच्छेद 43 देखते हैं। तो अनुच्छेद 43 में है राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और अन्य उद्योगों में लगे मजदूरों को इतना वेतन मिले कि वह अपने जीवन निर्वाह और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें, और अपने जो महीने में सप्ताह में 1 दिन छुट्टी हो उसका अच्छा प्रयोग कर सके। ऐसा ना मिले को प्रत्येक दिन दौड़ते रहे और अपने अवकाश का अच्छा उपयोग ना कर सके। और उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति का अवसर मिले एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले। अनुच्छेद 43 के काम में कहा गया है कि कोऑपरेटिव संस्थान की स्थापना करें। जैसे इस समय कई लोग समूहों में मिलकर कई, जैसे झारखंड, राजस्थान में वो लोग पैसा इकट्ठा करती हैं और किसी को आवश्यकता होती है तो वो सूद पर पैसा देती हैं, जो उसका लाभ होता आपस में बांट लेती हैं। जैसे दुग्ध कारपोरेशन, जैसे अमूल हो गया, अन्य कंपनियां हो गई, इस तरीके से खोली गई हैं। वो स्वयं समूहों द्वारा मिलकर खोली गई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा दूध उत्पादन कंपनियों को हुआ है और यह कुटीर उद्योगों का विकास करती है। तो अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात की गई है। यह पीछे 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अर्थात नागरिक अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम की अन्य वर्ग का हो, उसे समान सिविल संहिता की जरूरत है। यह अभी तक हमारे भारत में सिर्फ गोवा में ही लागू हुआ या पुर्तगालियों के समय से चल रहा हो, 1970 से। जैसे धार्मिक कानून अलग है, जैसे मुस्लिमों में 3 तलाक का मुद्दा है या अन्य धर्मों में है, उनके अलग अलग नियम हैं। तो उस तरीके से हमारे देश में सिविल संहिता, समान सिविल संहिता कानून अभी तक लागू नहीं हो पाया है। यह गोवा में ही सिर्फ लागू है। और उसके बाद अनुच्छेद 45 में है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगी। अब यह 86वां संविधान संशोधन 2002 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको संशोधन करते हुए मौलिक कर्तव्य से मूल अधिकार में डाल दिया गया है। अब यह शिक्षा अगर अनिवार्य नहीं मिलती है तो आप इसके तहत कोर्ट जा सकते थे। इससे पहले आप कोर्ट नहीं जा सकते थे, या पीछे 2014 क्वेश्चन है। और अब 45वें संविधान में 45वें अनुच्छेद में सिर्फ प्रसूत सहायता रह गया है, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए इसमें कल्याणकारी बात की गई। जैसे उनके राशन के
दूध हुआ या मिड डे मील हुआ, कुछ जो आता उनके लिए विशेषतर उनके घर मिलता है। और उसके बाद जो हमारी आंगनबाड़ी केंद्र हो उनके तहत यह योजना चलाई जाती है। उसके बाद एक प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व किसके बारे में शून्य है। तो नीति निर्देशक तत्व प्रौढ़ शिक्षा के बारे में शून्य है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 46 कहता है राज्य जनता के दुर्बल वर्गों एवं विशेषतया SC ST के शिक्षा एवं उनके पदोन्नति या आरक्षण या उनके सामाजिक आर्थिक शोषण की सुरक्षा का बात करता है। आइए हम देखते हैं। तो ये अनुच्छेद 44 है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता 13 पूछा गया क्वेश्चन है। सिविल संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य गोवा है, 1970 में लागू, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 45 में राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चे को 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देगी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, APJ अब्दुल कलाम उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, और इसे अनुच्छेद 21 के काम में डाल दिया गया, जो मौलिक अधिकार के बारे में मौलिक अधिकार कर दिया गया है। अब इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषाहार या मिड डे मील अन्न की व्यवस्था का किया गया है, या माता को भी पोषाहार व्यवस्था किया गया है। या नीति निर्देशक तत्व तो किसके बारे में शून्य है, तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में यह शून्य है। और उसके बाद अनुच्छेद 46 में राज्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं शिक्षा स्वास्थ्य में राज्य सहयोग करेगा या इन्हें सुरक्षा देगा, यह प्रावधान करेगा। देखते हैं तो अनुच्छेद 47 में क्या है कि राज्य के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा एवं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधियों में प्रयोग होने वाली अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। जैसे हम देखते थे कि पहले हमारे समय में कोरेक्स आता था, तो कोरेक्स बाद में शराबी लोग उसको नशा के रूप में सेवन करने लगे, जिससे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब सबको नहीं मिल सकता है, कुछ ही लोगों। या ऑक्सोटेन इंजेक्शन, यह पहले प्रसव पीड़ा के लिए होता था, आजकल इसका उपयोग सब्जियों एवं पशुओं दूध निकालने के लिए प्रयोग हो रहा है। इस तरीके से तमाम नशीली दवाएं हैं जो लोग नशे के रूप में लेते हैं, जिसका उपयोग बेहोश ऑपरेशन के समय बेहोश करने के लिए होता है या दर्द निवारक के लिए होता है, तो उस पे सरकार रोक लगा सकती है या प्रतिबंध लगा सकती है। इसी के तहत मदिरा सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्तमान में मदिरा सेवन पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य गुजरात, बिहार, मिजोरम, नागालैंड आदि राज्य हैं, लेकिन सरकारें इस पे पूर्णतः रोक नहीं लगा पा रही हैं। वहाँ जिस राज्य में मदिरा सेवन पर रोक लगा, वहां पर ज्यादातर अवैध रूप से शराबें बनाई जा रही हैं, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौतें हो रही हैं। और इसके बाद अनुच्छेद 48 क्या है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। इसमें विशेष ये है कि दुधारू एवं उस तरह की वाहक पशुओं के नस्लों का सुधार का प्रयास करेगा। उसके अलावा इनके हत्या पर भी रोक लगाएगा। हालांकि सभी जीवों पर, जैसे भैंस है, तो भैंस के कटने पर रोक नहीं लगाया गया है, क्योंकि जो गाय प्रजाति है, जो बैल होते थे, वो खेतों में हल चलाने के काम आते थे, इसलिए उन पे रोक लगाया गया था। 48 का क्या कहता है कि पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का सरकार प्रयास करेगा। 2009 पीसीएस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 47 में राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करेगी और उनकी पूर्ति के लिए औषधियों में प्रयोग होने वाले हानिकारक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगी। और अफीम, शराब, वैक्सीन आदि हैं। अब 48 में अनुच्छेद में आ जाते हैं। राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास करेगी। दुधारू एवं वाहक पशुओं का प्रतिबंध लगाएगी। और अनुच्छेद 48 कहता है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीव सुरक्षा का भी सरकार प्रयास कर रही। इस समय जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लग रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत है कि अब इनको किया क्या जाए। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है जिससे सबसे ज्यादा इससे किसान परेशान है।
किसान रात भर खेतों में पहरा देते हैं और दिन में सोते हैं, जो बेचारे आराम से कुछ उनको टाइम मिलता था तो वो सोते थे। और इस समय इनकी बड़ी भयावह दशा है, इस पे हम कुछ कह नहीं सकते। 49 देखते हैं तो अनुच्छेद 49 में है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करें। जैसे राष्ट्रीय जो हमारे स्मारक हैं, जैसे हमारा ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, या दिल्ली का लाल किला हुआ, अशोक स्तंभ हुआ, इस तरीके इस प्रकार के स्मारकों की राज्य उनके सुरक्षा एवं साफ सफाई का प्रयास करेगी। उसके बाद 50 आता है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण करेगी। सरकार प्रयास करेगी। यहाँ PCS 1992, 5 और 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। और 51 क्या करता है कि अंतरराष्ट्रीय सहायक संधि पर प्रयास करेगी। जैसे इस समय एक विवाद था, भारत एवं बांग्लादेश विवाद था, जो हाल ही में निपटाया गया है। उसके बाद भारत म्यांमार विवाद या भारत चीन विवाद, ऐसे होते इन मुद्दों पर सरकार फैसला लेती है, केंद्रीय सरकार फैसला लेगी और उन विवादों को निपटाने का प्रयास करेगी। आइए हम देखते हैं कि 49 में है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्मारकों एवं वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रयास करेगी। 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक करने के लिए प्रयास करेगी। 51 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रयास कर सकेगी। और जैसे भारत बांग्लादेश विवाद या कोई भी विवाद होता है, केंद्र सरकार इसको सुलह करने का प्रयास करती है। इस तरीके से ये हमारा नीति निर्देशक तत्व जो है खत्म हुआ। और अगला पार्ट जो मौलिक कर्तव्य है वो अगले हम पार्ट में बनाएंगे। इस तरीके से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।